हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मैं हूं मुस्कान और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्स के बारे में। जब हम अपनी नज़र उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखते हैं तो उसके रूप रंग सितारों की चमक देखकर हैरान हो जाते हैं और परिंदों को खुले आसमान में उड़ते देख दंग रह जाते हैं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हम तो इससे कई ऊपर अनंत तक फैले इस अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। तो चलिए अब हम इस अनंत तक फैले यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टार फॉर्मेशन देखेंगे, सोलर सिस्टम देखेंगे, फिर हम गैलेक्सी की तरफ रुख मोड़ेंगे, साथ ही क्लस्टर गैलेक्सी को भी देखेंगे। जब 3 गैलेक्सी एक साथ होता है तब उसको क्लस्टर गैलेक्सी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे। इसमें एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। इसमें जब हाइड्रोजन फ्यूज़न के माध्यम से हीलियम में कन्वर्ट होता है, मतलब पूरा यूनिवर्स जब एक ही गोले के अंदर में था तब वो हाइड्रोजन के फॉर्म में था। जब वो हीलियम के फॉर्म में होता है तो पूरा टूटता है, बिखर के सारा जो भी गैलेक्सी है, जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वैसे ही 100 मिलियन बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में। और साथ ही सन के साथ में और भी बहुत सारे ऐसे सन्स हैं जो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। हमारा जैसा प्लैनेट है वैसा 100 मिलियन बिलियन और भी प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अभी तक हमें उतना दूर तक तो हम नहीं जानते, पर हम सुपर गैलेक्सी तक अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार ये तो हमें पता चल गया कि बिग बैंग थ्योरी से ही नेबुला बना है। जब वो गैसेस का गोला एक साथ आ जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण तो वो नेबुला बनता है। नेबुला से ही स्टार बनता है, हाइड्रोजन से हीलियम में जब कन्वर्ट होता है, और यही हीलियम से रेड जाइंट बनता है। हमारा जो सूरज है वो अभी रेड जाइंट है, उसमें अभी एनर्जी है। ये एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगा तब वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा या फिर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। और हमारे सूरज से जो बड़ा स्टार्स है वो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ब्लास्ट स्टार भी कहते हैं। यही बाद में जाके ब्लैक होल बन जाता है। तो जो बड़ा वाला सूरज रहता है, मतलब बड़ा वाला जो स्टार रहता है, वही बाद में जल के ब्लैक होल बन जाता है। और अभी हमारा जो सूरज है वो छोटा है, वो बाद में जाके जब उसका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा मिलियन बिलियन साल बाद, तब वो वाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वाइट ड्वार्फ में फिर ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा स्टार सन बनेगा और कौन सा स्टार सुपरनोवा बनेगा। तो इसके लिए जो हमारे महान वैज्ञानिक है चंद्रशेखर, उन्होंने अपना एक लिमिट दिया जिसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि हमारे सन से जो स्टार 1.5 गुना बड़ा रहेगा वही सुपरनोवा बनेगा, और हमारे सन से जो 1.5 गुना कम जो छोटा स्टार है वही वाइट ड्वार्फ बनेगा, इंक्लूडिंग हमारा सन भी वाइट ड्वार्फ बनेगा, और इससे छोटा भी जितने सारे स्टार्स है वो भी बाद में चल के वाइट ड्वार्फ बनेंगे, और इससे बड़ा वाला सुपरनोवा बनेगा। और यही सुपरनोवा सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं बनता है, इसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी बनता है, पल्सर और क्वासर भी बनता है। पल्सर और क्वासर बहुत छोटे होते हैं आकार में, बट ये बहुत तेज घूमते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है, बस एक ही टाइम के लिए वो बनता है, और इसमें कोई भी ऐसा कोई गति नहीं रहता, और इसमें एनर्जी बहुत कम रहता है। और ब्लैक होल क्या होता है कि ब्लैक होल दिखने में छोटा है पर इसमें इतना हाईली डेंस है कि वो किसी को भी, मतलब लाइट को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो ये ब्लैक होल के बारे में जानना ज़रूरी था, क्योंकि इस बार जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो ब्लैक होल की वजह से ही मिला है फिजिक्स में। तो ब्लैक ड्वार्फ और तो सन ही ब्लैक ड्वार्फ और वाइट ड्वार्फ को बनाता है। वाइट ड्वार्फ का और एक नाम फॉसिल स्टार भी है। तो अभी हमारे गैलेक्सी में टोटल 8 प्लैनेट है। अगर प्लूटो को इंक्लूड करें तो वो 9 होगा, पर प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है क्योंकि ये अब अपने एक्सिस में नहीं घूमता है, और ये प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसीलिए इसको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो जो भी स्टार है वो प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। प्लाज्मा फॉर्म मतलब ना ही ज़्यादा लिक्विड और ना ही ज़्यादा सॉलिड, जैसे टूथपेस्ट वगैरह जो होते हैं वो प्लाज्मा फॉर्म में रहते हैं। तो स्टार्स हमेशा प्लाज्मा फॉर्म में होता है। हमारा जो सन है वो भी प्लाज्मा फॉर्म में है। तो यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है, और वो गैलेक्सीज में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, और ये स्टार कंटिन्यूसली मूव करता है। मतलब ये एक मिथ है कि सन रिवॉल्व नहीं करता, मतलब सूरज घूमता नहीं है, पर सूरज भी घूमता है, और सूरज चक्कर लगाता है हमारा गैलेक्सी का। तो सूरज कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 25
करोड़ ईयर में वो एक चक्कर लगाता है, यानी कि 250 किलोमीटर पर सेकंड। इसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर, मतलब 25 करोड़ ईयर बीत जाने के बाद एक कॉस्मिक ईयर माना जाता है। और हमारा अर्थ जो सूरज का चक्कर लगाता है वो 365 डेज में, जिसको कहा जाता है सोलर ईयर। तो अर्थ रिवॉल्व करता है सन का, और सन रिवॉल्व करता है गैलेक्सी का। तो तीन गैलेक्सी मिला के एक क्लस्टर गैलेक्सी होता है। तो सन का जो नियरेस्ट जो प्लैनेट है, सन के जो नियरेस्ट में जो प्लैनेट है वो मरकरी है, और सन के जो नियरेस्ट स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और हमारे आसमान में जो सबसे चमकीला तारा है उसको कहते हैं साइरस। साइरस सबसे चमकीला तारा है। तो सबसे पहला हमारा सूरज के बाद हमारा सोलर सिस्टम के बाद हमारे सोलर सिस्टम में नक्षत्र भी है, कॉन्स्टिलेशन जिसको कहते हैं। टोटल 27 नक्षत्र हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाता है। फिर नक्षत्र के बाद तारामंडल होता है, तो 89 तारामंडल हमारे सोलर सिस्टम में है। तो सबसे पहला हमारा सन, फिर सोलर सिस्टम, फिर नक्षत्र, फिर तारामंडल, फिर ये तारामंडल से एक गैलेक्सी बनता है। यही गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनता है, और बहुत सारा यूनिवर्स मिलके एक सुपर यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो टालिमी, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही कहा था कि सन रिवॉल्व करता है, प्लैनेट नहीं रिवॉल्व करता है। पर कॉपरनिकस ने इनको गलत साबित किया कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है, सन नहीं। फिर केपलर आए, केपलर ने कहा कि प्लैनेट रिवॉल्व तो करते हैं पर एक पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिसका नाम है इलिप्टिकल पाथ। मतलब ये पाथ सेम नहीं है, इसीलिए सन और अर्थ का डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 14.96 किलोमीटर, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 14.96 किलोमीटर, अप्रॉक्स हम 15 करोड़ किलोमीटर भी कहते हैं। तो ये है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी से हम पता करते हैं कि सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले टालिमी ने कहा था कि सन रिवॉल्व करता है, कॉपरनिकस ने कहा था प्लैनेट रिवॉल्व करता है, फिर केपलर ने प्रूव किया कि प्लैनेट रिवॉल्व तो करता है पर एक इलिप्टिकल पाथ में, इसीलिए डिस्टेंस कंफर्म नहीं होने के कारण एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। फिर गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से प्रूव किया, और हैबलर का जो टेलीस्कोप था ये ऊपर तक जाता है और सारे प्लैनेट का सबसे पहला उन्होंने देखा था यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस का खोज सबसे पहला हुआ प्लैनेट में। तो सन का जो नियरेस्ट प्लैनेट वो मरकरी है, पर सबसे ज़्यादा गर्म वेनस है। वेनस ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादातर मीथेन वगैरह, मीथेन डाइऑक्साइड ये सब ज़्यादा है, इसके कारण उसका तापमान सबसे ज़्यादा है। और अर्थ हमें पता है लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा है। यहीं पे अभी तक के जानकारी के अनुसार अर्थ में ही लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, मतलब इसी में जीवन है। फिर देन आफ्टर मार्स में भी अभी बहुत इलोन मस्क जो है अभी के जो सबसे बड़े मतलब साइंटिस्ट जिनको माना जाता है वो इलोन मस्क है। वो भी चाहते हैं कि मंगल में आदमी जो बाद में चल के मंगल में वो अपना घर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मतलब अर्थ से आदमी को मार्स में लाना चाहते हैं। तो मार्स में भी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। फिर जुपिटर पूरी तरीके से एक गैस का गोला है, मतलब इसमें लैंड नहीं है। ये जो आगे का जो 4 प्लैनेट है उसमें लैंड है, पर जुपिटर के बाद, मतलब जुपिटर से इसके बाद वाले जितने भी प्लैनेट है वो सब गैस का गोला है और इसमें लैंड नहीं है। इसमें मतलब अंदर जाते रहेंगे, पर एक जो टेरेस्ट्रियल है वो नहीं है। फिर सैटर्न सबसे ज़्यादा फेमस है अपने रिंग के लिए, और अब भी सैटर्न इसीलिए ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा है, पर अब भी 2020 के बाद से सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स है। फिर है यूरेनस सबसे अनोखा है क्योंकि ये जो रिवॉल्व करता है ये हमें पता है कि उल्टा रिवॉल्व करता है, और साथ में ये 90 डिग्री के एंगल बना के रिवॉल्व करता है। ये कौन बनेगा करोड़पति में केबीसी में 7 करोड़ का ये क्वेश्चन था कि कौन सा प्लैनेट 90 डिग्री मूव करके आगे रिवॉल्व करता है सन का, तो वो यूरेनस था। और नेपच्यून क्या है कि नेपच्यून सबसे ज़्यादा ठंडा है और ये बहुत ज़्यादा दूरी के कारण इसको बहुत टाइम लगता है रिवॉल्यूशन के कारण। और ये हमारा सन है जो कि एक प्लाज्मा फॉर्म में है। प्लाज्मा मैंने आपको बताया कि ना ही ज़्यादा लिक्विड ना ही ज़्यादा सॉलिड। प्लाज्मा का सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल दे तो वो टूथपेस्ट ही होगा।
तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में देखा, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में देखा, और भी बहुत सारा प्लैनेट्स और भी है हमारे गैलेक्सी के बाद भी, इनफैक्ट हमारे गैलेक्सी के अंदर भी। तो ये सारे प्लैनेट्स के बारे में हमने देखा, साथ में स्टार्स के बारे में देखा, नक्षत्र क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, तारामंडल क्या होता है, और ये एक पूरा यूनिवर्स का एक छोटा सा व्यू है। ऐसे यूनिवर्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसके बारे में अभी तक हमें जो डार्क मैटर है, मतलब 75% डार्क मैटर है, उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। तो आज का वीडियो आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।